हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों यहाँ पर आज हम करेंगे टिश्यू, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी भर्ती वालों के लिए। क्योंकि पिछले साल आपको पता है मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, एक छोटा सा चैप्टर है टिश्यू, उससे आए हुए हैं। तो आज के वीडियो में सारे के सारे हम देखेंगे 100+ क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर करूंगा मैं टिश्यू से रिलेटेड। ठीक है, पूरी थ्योरी बताऊंगा, सारे जो भी गाइस पूरे के पूरा जो टिश्यू है ना चैप्टर सारा कवर करूंगा। बस रिक्वेस्ट है कि गाइस इस पीडीएफ को बनाने में ना, इस नोट्स को बनाने में मैंने 3-4 बुक पढ़ी हैं, ठीक है, और 3-4 दिन में ये पीडीएफ बनाई है। और आप एक छोटा सा कमेंट करते हो सर पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दीजिए। दोस्तों आप खुद सोचो यार, इतनी मेहनत करके 3-4 दिन मेहनत करके मैंने ये नोट्स बनाए अलग अलग बुक पढ़ करके, और आप इतनी आसानी से बोल देते यार पीडीएफ दे दीजिए। दोस्तों अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे ना, मेरे हिसाब से वो बेहतर है, क्योंकि आप किसी चीज़ को लिखते हो ना तो आधी से ज़्यादा तो आपको उसी टाइम पे समझ आ जाता है कि क्वेश्चन क्या चीज़ है। तो दोस्तों आज से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब से कितनी इनकम होती है। ठीक है, तो यार बहुत मेहनत लगती है, फिर व्यूज़ नहीं आते तो फिर अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता। कोई वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं इन वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो उत्तक होता है, टिश्यू होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जो कोशिका तो आपको पता ही है, कोशिका हमने पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में कवर किया था। तो जो कोशिकाएं क्या होती हैं गाइस, हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है उसे बोलते हैं कोशिका। अब देखिए बहुत सारी जो कोशिकाएं आपस में मिल जाती है ना, तब आपके जो टिश्यू हैं, जो आपके उत्तक है, उनका निर्माण होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा ग्रुप जिनकी उत्पत्ति यानी कि जिनकी ओरिजिन है, परिवर्धन है यानी कि डेवलपमेंट है, तथा कार्य तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं, उत्तक कहलाते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारी बुकों में केवल छोटी सी डेफिनेशन मिलेगी कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि एक समान कार्य करता है उन्हें उत्तक कहते हैं। लेकिन इसकी जो पूरी डेफिनेशन है वो ये है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन, जिनका परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट, तथा जिनके कार्य, जिनका फंक्शन क्या होता है, समान होता है, उन्हें दोस्तों बोलते हैं आपके उत्तक। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखिए उत्तकों का मैं आपको क्लासिफिकेशन है वो बताता हूँ। हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरा। अब देखिए मेनली हम 2 प्रकार के उत्तक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पादप उत्तक, एक पढ़ेंगे जंतु उत्तक। अब देखिए जो पादप उत्तक हैं गाइस, वो आपके 2 भागों में बांटे गए हैं, एक होते हैं विभुजोत्तक, एक होते हैं आपके स्थायी उत्तक। यानी कि विभुजोत्तक को बोलते हैं मेरिस्मेटिक और स्थायी उत्तक को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब देखिए आपका जो ठीक है, अब देखिए जो विभुजोत्तक है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शीर्षस्थ यानी कि एपिकल, दूसरा होता है अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी, तीसरा होता है पार्श्वीय मतलब लेटरनल। और आपका जो स्थायी उत्तक है वो आपके 2 भागों में बांटे गए हैं, एक होता है सरल स्थायी उत्तक, एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। सरल में आपको पता है कौन कौन से आते हैं, सरल में आते हैं 3, मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोत्तक, मतलब कि पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो जटिल उत्तक होते हैं, उसमें 2 आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब अगर हम बात करें जंतु उत्तक की, एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू आपके 3 प्रकार के मेनली होते हैं, एक होते हैं उपकला यानी कि एपिथेलियम, उसके बाद में दूसरे प्रकार के होते हैं जिनको बोलते हैं कनेक्टिव यानी कि संयोजी, तीसरे प्रकार के होते हैं पेशीय जिनको बोलते हैं मस्कुलर, और चौथे होते हैं तंत्रिका मतलब नर्व। तो सारे जो टिश्यू हैं उनको हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पादप उत्तक से। तो देखिए सबसे पहले पादप उत्तक है, उनको 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है उनमें विभुजोत्तक उत्तक। तो देखिए विभुजोत्तक उत्तक है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरिस्मेटिक। अब दोस्तों एक डाउट हो रहा है कि आप इंग्लिश में लिखिए। दोस्तों मेरी आपको पता है मैं राजस्थान से हूँ, तो यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, और मेरे जो सारे नोट्स हैं वो हिंदी में ही हैं। तो इस वीडियो में जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी मैं बीच बीच में इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। और जो भी हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो उत्तक हैं उनके नाम हिंदी में याद करना, यानी कि पैरेन्काइमा है तो आप अंग्रेजी में याद करना, पैरेन्काइमा हिंदी में याद मत रखना, क्योंकि परीक्षा में आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे। हिंदी बहुत खराब आती है जो उत्तक वाला चैप्टर निश्चित हो। तो आपको यही ध्यान रखना है, जो भी टिश्यू के नाम है ना, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, इनको इंग्लिश में ही याद करना, कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा के रूप में। स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक इनके रूप में याद मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस और खुद का ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। आप अंग्रेजी में इन टिश्यू इनका नाम याद रखना बस, ठीक है। तो देखिए पहला हम देख लेते हैं विभुजोत उत्तक, इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक। तो आपको मेरिस्मेटिक याद करना है, विभुजोत उत्तक कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो आपका विभुजोतक उत्तक होता है
ठीक है। ये पादपों के ऐसे उत्तक होते हैं जो सक्रिय वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब जो हमारा पेड़ पौधा होता है, जिस भाग में जो वृद्धि करते हैं ना, वृद्धि कहाँ कहाँ होती है, तने में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, जड़ों में तो शुरू में वृद्धि होती है, उसके बाद पेड़ पौधे जो पत्तियां होती हैं ऊपर वाले भाग में। तो जहाँ पर आपके पेड़ पौधों में वृद्धि होती है ना, विकास होता है, डेवलपमेंट, उस वाले एरिया में आपके जो विभजोत्तक उत्तक है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, वो पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि इन कोशिकाओं में पूर्ण विभेदन नहीं होता, मतलब आपके विभेदन नहीं होता, डिवाइडेशन नहीं होता। आगे अगले जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि इनमें अंतराकोशीय स्थान नहीं पाया जाता है, यानी कि इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019-2018 में कि कौन सा जो टिश्यू है उसमें आपके अंतरा कोशीय स्थान पाया जाता है। तो उसका आंसर है पैरेन्काइमा, आगे देखेंगे। और किसी भी उत्तक में आपके अंतराकोशीय स्थान नहीं पाया जाता है। चलिए और देखते हैं विभजोत्तक उत्तक के बारे में। अगला है कि इनकी कोशिकाओं में जीव द्रव क्या सा होता है, गाढ़ा। साइटोप्लाज्म जो होता है वो जीव द्रव जो पाया जाता है, ठीक है, जीव द्रव जो होता है वो आपका क्या होता है, गाढ़ा होता है। केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, वो कैसा होता है, बड़ा होता है। और कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें कि आपके ऐसे कौन से उत्तक होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन संभव होता है। तो नाम से आपको पता अगर विभजोत्तक यानी कि विभाजित होने वाले उत्तक, विभजोत्तक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये उत्तक जो होते हैं उनमें कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 वाली वैकेंसी में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन से उत्तक होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि सेल डिवीजन किसमें पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, उसके अंदर सेल डिवीजन की क्षमता होती है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने डायग्राम बना रखा है, फिर देखिए जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना, वो मेनली 3 प्रकार का होता है। ठीक है। एक होता है एपिकल, दूसरा होता है इंटरसेलुलर, इंटरकैलरी, और तीसरा होता है पार्शियल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। जो शीर्षस्थ होते हैं ना, वो आपके पेड़ पौधों के ऊपर वाले भाग में स्थित होते हैं। ठीक है। जो अंतर्वेशी होते हैं इंटरसेलुलर, वो आपके तने के बीच वाले भाग में, ठीक है, और जड़ों से ऊपर पाए जाते हैं। और जो पार्श्वीय होते हैं, पार्श्वीय अगर तने की चौड़ाई है, तने की गोलाई है, इसको आपको देखते हैं। इसके बारे में हम सब डिटेल से देखेंगे एक एक के बारे में, तब आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्मेटियम। अब देखिए एपिकल मेरिस्मेटियम जो टिश्यू होता है गाइज, वो कहाँ पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि यह आपके स्तंभ यानी कि आपके जो तना होता है उसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है। स्तंभ और मूल का मतलब जड़, यानी कि आपके स्तंभ और मूल के शीर्ष भाग में पाया जाता है, मतलब ऊपरले हिस्से में पाया जाता है। आप डायग्राम में भी देख रहे होगे शीर्ष भाग में, तो यहाँ पर इस भाग में ये पाया जाता है। ठीक है। अब इसका कार्य है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी लंबाई जो बढ़ती है ना, इस पेड़ पौधे आपको होता है शुरू में छोटे छोटे होते हैं, बाद में लंबे होते जाते हैं। तो ऐसा कौन सा उत्तक होता है जो पेड़ पौधों की लेंथ में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करना है। तो द गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, वो पेड़ पौधों में लंबाई को इंक्रीमेंट करता है, लंबाई को बढ़ाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसको बोलते हैं अंतर्वेशी यानी कि इंटर कैलरी। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में देखिए, ये आपके शीर्ष विभजोत्तक के समान ही होता है ना, आपका जो शीर्ष विभजोत्तक है ना उसके समान ही होता है, समानता होती है। लेकिन डिफरेंट क्या होता है, यह विभजोत्तक यह आपके स्थायी उत्तकों के बीच में रहता है। ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि आपका जो कौन सा उत्तक होता है, ठीक है, कौन सा विभजोत्तक उत्तक होता है, वो स्थायी उत्तकों के बीच में रहता है। तो अंतर्वेशी जो विभजोत्तक उत्तक होता है, इंटरकैलरी जो होता है, वो आपके स्थायी उत्तकों के बीच पाया जाता है। इसके अलावा देखिए ये पूछ जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है, जो अंतर्वेशी विभजोत्तक उत्तक है वो कहाँ पाया जाता है। 2018 में पूछा गया था, मैं आपको पिछले साल क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे पता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पाया जाता है जो पर्व संधियाँ होती हैं। पर्व संधि क्या होती हैं, देखिए पादप के स्तंभ के पर्व में जो वृद्धि होती है ना, पत्ते निकलते हैं, नई आपको देखे होंगे पत्ते निकलते हैं, मतलब उसके बाद कली निकलते हैं, आपने देखा होगा छोटी छोटी कली निकलती है। आप किसी भी पेड़ पौधे को देखते हो तो उसमें कली निकलती है ऊपर की तरफ, छोटे छोटे, मतलब उनको क्या बोलते हैं, कच्चे कच्चे धागे, मतलब धागे नहीं, कच्ची कच्ची कलियाँ निकलती हैं शुरू में जब भी कोई पेड़ विकसित होता है ना, तो उसमें आपके जो अंतर्वेशी टिश्यू होते हैं ये आपके स्थित होते हैं। यानी कि पर्व का जो आधार होता है ना, जो पर्व निकलते हैं, कलियाँ निकलती हैं, उनका बेस, उनके आधार के रूप में गाइज आपके अंतर्वेशी विभजोत्तक उत्तक पाए जाते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं पार्श्वीय विभजोत्तक उत्तक, इसको कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम्बियम बोलते हैं, और लेटरल मेरिस्मेटम भी बोलते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस ये उत्तक स्तंभ और जड़ के पार्श्व भाग में पाया जाता है। ठीक है।
स्तंभ और जड़ में तो आपके वो भी पाया जाता था, लेकिन इसका कार्य ध्यान रखना है। कार्य के ध्यान रखना है, ये उत्तक स्तंभ और जड़ की मोटाई में वृद्धि करता है। मतलब आपने देखा होगा जो तना होता है ना वो फूलता है, पहले तना पतला सा होता है, फिर पेड़ बाद में मोटा हो जाता है। तो ये जो वृद्धि होती है ना, फूलना है ना, पेड़ पौधों का जो तना होता है, ठीक है, और स्टेम जो होता है और जड़ जो होती है, रूट्स होती हैं, उनकी मोटाई कौन बढ़ाता है? ठीक है, तो जो मोटाई बढ़ाता है गाइस वो आपका होता है पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक, मतलब कैम्बियम टिश्यू। ठीक है, और लंबाई जो बढ़ाता है, लंबाई, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। लंबाई जो आपका बढ़ाता है वो होता है शीर्षस्थ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शीर्षस्थ जो होता है एपिकल, वो आपकी लेंथ को बढ़ाता है, और आपकी जो तना होता है और उसकी जो आपके जड़ होती है उसकी मोटाई को, ठीक है ना, उसको कौन बढ़ाता है? वो आपके बढ़ाता है पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक, मतलब कैम्बियम टिश्यू। ठीक है, तो ये आपका था जो पहला वाला जो प्रकार था जिसको बोलते हैं आपके विभज्योतक उत्तक। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो है स्थायी उत्तक। ठीक है, स्थायी उत्तक, अब देखिए स्थायी उत्तक के बारे में पहली चीज ये है कि ये उत्तक विभाजन क्षमता सामान्यतः नष्ट रहती है। मतलब इनमें आपके क्या होता है, सेल डिवीजन का गुण नहीं पाया जाता है। क्या होता है गाइज, इनमें सेल डिवीजन का गुण नहीं पाया जाता है। अगर आपसे डायरेक्टली एक शॉर्ट लाइन में अगर मैं कहूँ कि कौन से उत्तक होते हैं जिनमें आपके सेल डिवीजन पाया जाता है, तो मेरिस्मेटिक। ठीक है, तो ये आपके दूसरे प्रकार के होते हैं स्थायी। तो इनमें आपके पहला चीज कि इनमें आपके सेल डिवीजन का गुण नहीं पाया जाता है। दूसरा, ये उत्तक वृद्धि करके निश्चित आकार व आकृति ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आकार और आकृति रहती है वो आपके कौन ग्रहण करते हैं, तो आपके जो स्थायी उत्तक होते हैं वो आपके उत्तक में वृद्धि कर लेते हैं, खुद में अपने आप वृद्धि करते हैं और निश्चित आकार और निश्चित ज्योमेट्री में अपने आप ग्रहण हो जाते हैं। अब ये क्या आपके कई प्रकार के हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इस लेक्चर की एक एक लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है जिसको बोलते हैं सरल टिश्यू, इसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। तो देखिए सिंपल टिश्यू भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपका होता है मृदुतक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेन्काइमा। आपको अंग्रेजी में पैरेन्काइमा याद करना है क्योंकि हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे परीक्षा में। तो पहला चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पादपों में पाया जाने वाला सबसे अधिक टिश्यू कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पादपों में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो आपके पैरेन्काइमा पादपों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में बहुत बार पूछा गया है कि किस उत्तक में अंतरकोशीय स्थान पाया जाता है, यानी कि इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाता है, तो आपका पैरेन्काइमा के अंदर अंतरकोशीय स्थान पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तीसरा, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, पूछा जाता है कि आपका जो पैरेन्काइमा होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना ये सेलुलोज की बनी होती है। वीडियो के एंड में मैं आपको शॉर्ट में भी जो टिश्यू है इनके बीच में डिफरेंट बताऊंगा, तो आप एंड तक जरूर देखिए, वहां से आपको मैं ब्रीफ फॉर्म में बता दूंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगला, ये पादप के जो कोमल भाग होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो सरल उत्तक होते हैं यानी कि पैरेन्काइमा जो होता है वो आपके जो पादप के कोमल भाग हैं उनके अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना कोमल भागों में पाया जाता है, कोमलता प्रदान नहीं करता, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। पेड़ पौधों को लचीलापन ये प्रदान नहीं करता, यह केवल कोमल भागों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में कोमलता के लिए ये जिम्मेदार नहीं है, वो आपके कोलेनकाइमा है। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, मैं आपको कुछ ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप याद भी कर पाएंगे। ठीक है, कि आप कंफ्यूज हो जाते हो उसकी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्तक आपके कोमल भागों में पाया जाता है। और यहाँ पर ये एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये उत्तक खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं, मतलब स्टोरेज करना, यानी कि भोजन को स्टोर करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फ्लोएम होता है वो भोजन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लेकिन स्टोर जो कौन करता है वो आपका करता है आपका पैरेन्काइमा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात देखते हैं कि इस उत्तक, ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए यह उत्तक कोशिकाओं में हरित लवक में भी पाया जाता है। आपका जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पैरेन्काइमा की। जो पैरेन्काइमा अगर आपके उत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है ना, जो पैरेन्काइमा होते हैं अगर उनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है तो फिर इनका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इनको बोलते हैं हरित उत्तक। क्या बोलते हैं, हरित उत्तक। और इनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। तो पूछ लिया जाता है कि क्लोरेन्काइमा क्या है, तो क्लोरेन्काइमा आपका पैरेन्काइमा का एक प्रकार होता है, मतलब है तो पैरेन्काइमा, लेकिन अगर पैरेन्काइमा के अंदर हरित उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, हरित उत्तक आपको पता है कि ये प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो अगर आपके पैरेन्काइमा के अंदर हरित उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है,
मतलब अगर इनमें हरित लवक पाए जाते हैं तो फिर इन उत्तकों को बोल जाता है हरित उत्तक। क्या बोला जाता है? हरित उत्तक। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर इन उत्तकों में आपके हरित लवक पाए जाते हैं तो फिर उनका नाम आपके चेंज होकर हरित उत्तक हो जाता है, यानी कि क्रोमोकाइमा हो जाता है। बस ये आपको इतना सा ध्यान और रखना है। ये इनकी ज्योमेट्री होती है इस प्रकार से, पैरेन्काइमा होती है, इसकी ज्योमेट्री आपके ये होती है, ठीक है। ये आपकी आपके जो पैरेन्काइमा की ज्योमेट्री आप देख रहे होंगे, बीच बीच में यहाँ पर देखिए आपको जगह मिल रही है, ठीक है। ये इसका एक देखिए ये भाग है, ये भाग है, और बीच बीच में आपको जगह मिल रही है। तो ये जगह है ना, इनको बोलते हैं दोस्तों अंतराकाश स्थान, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस इनको बोलते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा इसका नाम होता है स्थूलकोण उत्तक, ठीक है। इसका नाम है कोलेनकाइमा। अब याद कैसे करेंगे? पैरेन्काइमा को देखिए आपको याद करना है, ठीक है, इसके उसको तो आपको याद ही करना है, ठीक है। पैरेन्काइमा के बारे में क्या आपको जगह पाई जाती है पैरेन्काइमा, ठीक है। अब पैरेन्काइमा को भी याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं। पैरेन्काइमा से आपको याद आ रहा है पेन, तो पैरेन्काइमा में पेन याद आ रहा है ना, तो आपको क्या होता है कि पेन क्या होता है कि पेन में कभी कभी आपको पता है कि शाई है ना, जो सुरमी होती है आप जानते हो, रिफिल जो होती है उसमें क्या होता है कई बार ना बीच में ऐसे जगह जगह बन जाती है। आपको पता है कई बार सुरमी हमारी पेन खराब हो जाती है तो बीच बीच में जगह जगह सी बन जाती है। तो दोस्तों ऐसे आपको ध्यान रखना, जो पैरेन्काइमा होता है उसमें अंतर कोशीय स्थान पाया जाता है, मतलब इंटर सेलुलर स्थान पाया जाता है। पेन में बीच बीच में जगह जगह खाली हो जाती है ना सुरमी के अंदर, वैसे वैसे जो आपका पैरेन्काइमा है उसके अंदर भी आपके जगह जगह स्थान पाया जाता है। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके आता है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा से एक चीज याद रखो, कोलेनकाइमा से कोलगेट आप करते हो ना, तो कोलेनकाइमा कोलगेट। अब कोलगेट आप जानते हो कितनी होती है, कोई सी ले लो आप, कोलगेट है ना, तो कोलगेट ले लो या डाबर ले लो, कोई सी ले लो। तो कोलगेट आपको याद रखना है। कोलगेट क्या होती है आपको पता है किस फॉर्म में होती है? लिक्विड टाइप की होती है, एक सॉल्यूशन होता है, वो गाढ़ा टाइप का होता है, लेकिन वो क्या होता है उसको आप मोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, कोमल होता है ना, बिल्कुल वो तरल की तरह होता है, कोमल होता है। तो उसी से हमारी ये ट्रिक है, बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको भूलोगे नहीं। तो कोलेनकाइमा याद होते हैं आपके अंदर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कोलगेट। तो फिर आप देखिए इसको देखते हैं। देखिए ये जो उत्तक होते हैं कोशिका का आकार गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजाकार होता है। मतलब ये जो उत्तक होते हैं वो 3 रूपों में पाए जा सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं, बहुभुजाकार भी होते हैं। ये इतनी लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगली देखते हैं। देखिए इन कोशिकाओं में अंतर कोशीय स्थान के सामने कोणों पर कोशिका भित्ति अधिक मोटी होती है। वैसे तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जहां पर अंतर कोशीय स्थान पाया जाता है इनमें इतना नहीं पाया जाता, कोई छोटा पाया जाता है अंतर कोशीय स्थान। ये इसका डायग्राम है, आपको देख रहे होंगे। देखिए ये आपका डायग्राम है कोलेनकाइमा का। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। ये आपकी होती है जो कोशिका भित्ति होती है, ये आपको दिख रही होगी बाहर की तरफ कोशिका भित्ति। इसमें ये जो होते हैं इसको बोलते हैं रसदानियाँ, और इनके अंदर जो पदार्थ भरा होता है इनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए इनमें आपके जो अंतरकोशीय स्थान होते हैं, ठीक है, यानी कि अंतरकोशीय स्थान होते हैं कुछ छोटे मोटे, उनके सामने तरफ जो कोशिका भित्ति है ना वो थोड़ी मोटी पाई जाती है। ये थोड़ी सी इनकी विशेषता होती है। आगे यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की और पैक्टिन की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कोलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? तो कोलेनकाइमा की सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है तथा पैक्टिन की बनी होती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2018 में जाने कितनी बार पूछा गया है गाइज, कि कौन सा उत्तक पेड़ पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? तो आपको ध्यान रखना है कोलेनकाइमा पेड़ पौधों में आपके जो लचीलापन है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो मैंने आपको बताया था कोलगेट क्या होती है? लचीली होती है। तो इसी प्रकार आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो आपका जो कोलेनकाइमा होता है वो आपके गाइज पेड़ पौधों में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा उत्तक देखते हैं, इसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। मेनली इस जो उत्तक है इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा उत्तक होता है वो डेड सेल से बना हुआ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेड सेल से, मृत कोशिकाओं से कौन सा उत्तक बना हुआ होता है? तो इसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ उत्तक, ठीक है। क्या बोलते हैं? दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा इसको बोलते हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं प्राय लंबी होती हैं ना, बहुत लंबी होती हैं, ठीक है। संकरी होती हैं, संकरी का मतलब होता है पास होना, मतलब नज़दीक होना, सिकुड़ी हुई होना ज़्यादा, ठीक है। नकुली सुनों वाली होती हैं और इनमें आपके अंतरकोशीय स्थान नहीं पाया जाता। तो आपको ध्यान रखना है अंतरकोशीय स्थान मेनली पैरेन्काइमा में ही पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए इनकी कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में। मैं फिलहाल ना थोड़ा मैसेज आ रहे हैं तो उसके लिए मैं इसको एरोप्लेन मोड पर डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए
ये जो कोशिकाएं हैं इनमें किसकी उपस्थिति के कारण, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका स्क्लेरन कायमा होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी वजह से मोटी होती है, तो आपको ध्यान रखना है इनकी कोशिका होती है लिग्निन के कारण मोटी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। और इसका एग्जांपल है, एग्जांपल की बात करूं तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि नारियल की जो छाल होती है, नारियल का जो फाइबर होता है, नारियल आप जानते हैं, ठीक है, तो उसकी जो छाल होती है बाहर का जो आवरण होता है किसका बना रहता है, तो ध्यान रखना है स्क्लेरन कायमा का बना रहता है। किसका बना रहता है गाइस, स्क्लेरन कायमा का नारियल की छाल है वो बना होता है। अगला देखते हैं, ये उत्तक होता है पादप के कठोर भागों में पाया जाता है, पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ये पेड़ पौधों को कठोरता प्रदान करता है। बहुत बार पूछा गया कि पेड़ पौधों को कठोरता कौन सा उत्तक प्रदान करता है, ध्यान रखना है स्क्लेरन कायमा। अब देखिए कैसे याद करेंगे सर, देखिए पैरन कायमा तो आपको पेन से याद हो जाएगा, कोलन कायमा कोलगेट से याद हो जाएगा, अब स्क्लेरन कायमा कैसे याद होगा, तो स्क्लेरन कायमा से आप याद कीजिए इसके स्केलेटल सिस्टम है ना, हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो होता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए कंकाल तंत्र होता है ना उसमें क्या होती है, हड्डियां ही हड्डियां होती हैं। अब यानी कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बहुत मजबूत होता है, कठोर होता है, क्योंकि आपको पता है हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं, वो सिर्फ हड्डियां होती हैं। तो आपको स्केलेरियम मतलब स्क्लेरन कायमा याद आता है आपको, स्केलेटल सिस्टम याद आना चाहिए, मतलब कंकाल तंत्र याद आना चाहिए, मतलब मजबूती याद आनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना ये उत्तक होता है हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कठोरता प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रकार जटिल उत्तक। पहले हमने देखा सिंपल उत्तक, दूसरा है जटिल उत्तक। तो देखिए जटिल उत्तक क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली ये लाइन है, ये लाइन ही पूछी गई है कि जटिल उत्तक होते हैं उनमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपका जटिल उत्तक होता है उसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन इनमें आपस में मिलकर एक ही कार्य करती है। मतलब इसमें क्या होती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन वो कार्य करती हैं, उनका जो वर्क होता है वो गाइस सेम ही होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के उत्तक में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपके जो जटिल उत्तक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, उनके अंदर आपके अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना इनके कार्य होते हैं वो गाइस क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, एक ही कार्य करते हैं। चलिए इन्हें गाइस एक दूसरा नाम हो रहा है, इन्हें बोलते हैं संवहन उत्तक भी बोलते हैं, कन्वेंशियल आपके कन्वेंशन टिश्यू भी बोलते हैं। और ये आपके दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं गाइस, दो प्रकार के, आपको पता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के होते हैं, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। तो देखिए जाइलम का मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है कि जाइलम क्या कार्य करते हैं। जाइलम देखिए, जाइलम तो आपको पता है जल इसके अंदर आना, जल है, देखिए जल, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि यह है उत्तक आपके पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, मतलब ट्रांसफर करता है खनिज लवणों का एक भाग से दूसरे भाग में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जल का और खनिज लवण का पेड़ पौधों में कौन ट्रांसफर करता है, तो आपको ध्यान रखना है जाइलम, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, जाइलम आपके पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में कि निम्न में से कौन सा भाग आपका जाइलम का भाग नहीं है। आपको ऑप्शन में दे दिया था कि कौन सा जाइलम का एक भाग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जाइलम के चार भाग होते हैं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुलक, यानी कि इनको अंग्रेजी में बोलेंगे जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा गया। देखिए जो आपका जाइलम टिश्यू होता है ना उसके अंदर वाहिकाएं, वाहिनिकाएं और जाइलम फाइबर्स तीनों डेड सेल्स के बने होते हैं, तीनों डेड कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। तो ये जो टिश्यू होता है वो आपके डेड सेल के अंदर ही आता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे बोले कि कौन सा सरल उत्तक मृत कोशिकाओं से बना होता है, कौन सा सिंपल टिश्यू होता है वो डेड सेल से बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है स्क्लेरेन्काइमा। और अगर पूछे कौन सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो आपके डेड सेल से बना हुआ होता है, तो उसमें आपका आता है जाइलम। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है और उसमें जाइलम ऑप्शन में था, स्क्लेरेन्काइमा तो था ही नहीं। तो अगर स्क्लेरेन्काइमा ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको देखना है कि जाइलम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जाइलम आपके चार जो होते हैं, चार भाग होते हैं, उनमें तीन जो होते हैं वो डेड सेल के बने हुए होते हैं। क्या होते हैं तो गाइस, डेड सेल के बने हुए होते हैं। चलिए अब इनके बारे में और देख लेते हैं, जाइलम के बारे में। देखिए इन चारों में से केवल जाइलम मृदुलक होता है, यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा होता है, उसमें ही आपकी जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा शेष में मृत कोशिका यानी कि डेड सेल पाई जाती हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, जो आपका जाइलम होता है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो लिग्निन की बनी होती है। किसकी होती हैं? लिग्निन की बनी होती हैं। और इसमें जीव द्रव नहीं होता, यानी कि प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ठीक है, यानी कि इसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है, प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और ये आपके मृत
डेड डेड टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना दो होते हैं डेड टिश्यू, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा और एक आपका होता है जिसको बोलते हैं जाइलम, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि फ्लोएम से फल याद आ रहा है ना, फ्लोएम से फल, तो फल क्या होते हैं, खाने के होते हैं, और खाने का मतलब भोजन। तो यह आपको ध्यान रखना कि पेड़ पौधों में जो भोजन का परिवहन करता है ना, वो गाइस कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। तो देखिए यह उत्तक मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों का पत्तियों से लेकर तने और जड़ों की ओर ले जाता है। आपको पता है ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर देता है कि आपको ऑप्शन में ऐसे ऐसे ऑप्शन डाल दिया जाता है कि जो आपको फ्लोएम है ना, वो भोजन को कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से, ठीक है, पत्तियों के रूप में भोजन बनाते हैं। तो पत्तियां क्या करती हैं फिर आपके जड़ों में और विभिन्न भागों में जो भोजन को लेकर जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है फ्लोएम का एक्चुअल में जो कार्य क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होता है उसको पत्तियों से ले जाकर तने में और जड़ों में यानी कि रूट्स में और स्टेम में सप्लाई करना होता है, ठीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपके 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, चालनी कोशिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम रेसे और फ्लोएम मर्दक। यानी कि आपके सह कोशिकाएं मतलब को सेल, ठीक है, उसके बाद में फ्लोएम रेसे फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम मर्दुलक यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये आपके 4 इसके भाग होते हैं। चलिए इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो चालनी नलिकाएं होती हैं, ठीक है, चालनी नलिकाएं होती हैं वो क्या होती है, कोमल भित्ति की होती हैं, बहुकोशिकीय गुहावली होती हैं। इनमें जगह जगह अनुप्रस्थ पट्टिकाएं लगी हुई होती हैं और इन पट्टिकाओं क्या बोलते हैं, चालनी पट्टिकाएं यानी कि सीव प्लेट्स इनको बोला जाता है। चालनी नलिकाएं जो होती हैं गाइस उनके अंदर आपके चालनी नलिका के अंदर केंद्रक नहीं पाए जाते, आपको ध्यान रखना है। इन नलिकाओं में खाद्य पदार्थ गुलित अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब जो आपकी जो पहला ऑप्शन है मतलब चालनी नलिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, गुलित अवस्था में जो भोजन है खाद्य पदार्थ है उनका स्थानांतरण करती हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं अगला, जो सह कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो को सेल होती हैं वो क्या करती हैं, सह कोशिकाएं सघन जीव द्रव होती हैं और इनके अंदर बड़ा केंद्रक पाया जाता है। और ये क्या करती हैं, जो चालनी कोशिकाएं होती हैं उनके काम के ऊपर कंट्रोल करती हैं, मतलब निगरानी रखती हैं उनके ऊपर। चलिए अब तीसरा देखते हैं, जो फ्लोएम रेशियो होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं। तो जो फ्लोएम रेशियो होते हैं वो आपके दृढ़ उलक के बने होते हैं, मतलब कठोर उत्तक के बने होते हैं तथा इनकी भित्ति लिग्निन की होती है। किसकी होती है दोस्तों, लिग्निन की होती है। और आपको ध्यान रखना है ये आपके यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। अगर डायरेक्टली आपसे पूछे कि पेड़ पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान कौन करता है तो आपको ध्यान रखना है स्क्लेरेन्काइमा। कौन, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। एक लाइन में इसका आंसर है स्क्लेरेन्काइमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं जंतु उत्तक के बारे में, ठीक है। जंतु उत्तक ये हमने देखे थे पादप उत्तक, अब हम देखते हैं जंतु उत्तक के बारे में। तो देखिए जंतु उत्तक के यहाँ पर देखिए कई भागों में बांटा गया है। तो पहला जो उत्तक है वो आपका होता है उपकला उत्तक, जिसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन पूरे लेक्चर की। देखिए ये उत्तक करते क्या हैं, ये उत्तक जंतु शरीर के जो आवरण होते हैं, मतलब उनकी जो बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है उसका निर्माण करते हैं। यानी कि बाहरी जो आवरण होता है उसका निर्माण कौन करता है, एपिथेलियम उत्तक। कौन करता है, एपिथेलियम उत्तक। तथा बाह्य सुरक्षा यानी कि एक्सटर्नल सेफ्टी जो प्रदान करते हैं, हाँ, बाहरी सुरक्षा जो प्रदान करते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो प्रदान करते हैं वो आपके एपिथेलियम उत्तक ही प्रदान करते हैं। अभी आपके कई प्रकार के होते हैं, तो देखिए एक एक के बारे में हम देखते हैं। पहला जो होता है इसको बोलते हैं सरल उपकला उत्तक यानी कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, एक ही लेयर पाई जाती है, एक ही परत पाई जाती है। तो ये भी आपके कई प्रकार का होता है, देख लेते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं चपटी एपिथेलियम उत्तक। तो हमारे शरीर में देखिए यह है, हमारे शरीर में रक्त नलिकाएं जो होती है ना, आपको पता है रक्त नलिका क्या होती है, सिरा और धमनियां होती हैं, ठीक है। तो उनमें आपके अस्तर में पाया जाता है, मतलब आंतरिक भाग में पाया जाता है। इसे सल्की एपिथेलियम उत्तक भी कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अच्छा यानी कि हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी स्किन होती है किस प्रकार के उत्तक से बनी होती है, तो एपिथेलियल उत्तक इसका राइट आंसर होगा, ध्यान करना है, ठीक है। तो हमारी जो स्किन होती है वो एपिथेलियल उत्तक की बनी होती है। आहार नाल जो होती है, ठीक है, वो मुंह का अस्तर जो होता है, मुंह का आंतरिक भाग, ठीक है, जो आपके जो जीभ होती है, ठीक है, उसके आसपास का मसूड़े ये वाले, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये आपके बना होता है किसका, एपिथेलियम उत्तक का। और इसका काम क्या होता है, शरीर को रक्षात्मक कवच बनाना, यानी कि हमारे शरीर को एक प्रकार से कवच यानी कि सेफ्टी प्रदान करता है ये, ठीक है। चलिए तो दूसरा होता है वो होता है स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक। क्या होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक। अब देखिए
ये उत्तक कहाँ पाया जाता है गाइज? ये उत्तक वहाँ पाया जाता है जहाँ पर अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और स्राव होता है। स्राव का मतलब कोई चीज़ सीक्रेट होती है वहाँ से, मतलब बाहर निकलती है, तो वहाँ आपका जो स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक है वो आपके पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है श्वास नली। श्वास नली के अंदर पश्चाप जो होती है, सीलिया होती है, वहाँ पर आपके जो स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक है वो पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला, जिसको बोलते हैं घनाकार एपिथेलियम उत्तक। क्या बोलते हैं? घनाकार एपिथेलियम उत्तक। तो देखिए जो आपका जो घनाकार एपिथेलियम उत्तक होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है कि जो हमारी ग्रंथियां जो बनी होती हैं, ग्लैंड्स जो बनी होती हैं, किस प्रकार के उत्तक से बनी होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है घनाकार क्यूबोइडल एपिथेलियम उत्तक से बनी होती है। लेकिन अगर ऐसे नहीं दे रखा ना कि क्यूबोइडल ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको टिक करना है एपिथेलियम उत्तक से। तो एपिथेलियम उत्तक से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि हमारे शरीर में जो भी ग्रंथियां बनी होती हैं, जो ग्लैंड्स बनी होती है, वो एपिथेलियम उत्तक की बनी होती है। इसके अलावा जो हमारी स्किन बनी रहती है, स्किन, वो आपके एपिथेलियम की उत्तक की बनी होती है। दो इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी पूछ जाते हैं। तो इसके अलावा देखिए जो एपिथेलियम उत्तक होता है, ठीक है, वो आपके वृक्कीय नली, वृक्कीय मतलब हमारी जो किडनी होती है उसकी नली बनाने में, और लार ग्रंथि जो होती है, ठीक है, हमारे शरीर में पाई जाती है लार ग्रंथि, है ना, हमारे मुंह के अंदर पाई जाती हैं, तो उसमें आपकी जो बनी हुई होती हैं ये आपके एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये आपका था एपिथेलियम टिश्यू। चलिए इसके बाद देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। देखिए जो पहला है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका काम देखिए, नाम ही कनेक्टिव है, मतलब दूसरों को जोड़ने वाला। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट है कि ये उत्तक क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों को, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उत्तक जो होते हैं, टिश्यू होता है, उनको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो संयोजी उत्तक होता है वो क्या करता है गाइस, आपके जो उत्तक होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है एक दूसरे से, ठीक है। और बहुत सारे अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है। इसमें देखिए रक्त होता है, उपास्थि यानी कि कार्डिएज होता है, अस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, ये इसमें शामिल होता है। तो सबके बारे में एक एक के बारे में देखेंगे। अब देखिए रक्त के अलावा सभी जो संयोजी उत्तक होते हैं वो आपके संरचनात्मक प्रोटीन स्रावित करते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, कोलेजन तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेजन तंतु। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें ब्लड को छोड़कर जो भी इसके टिश्यू होते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं, उनके अंदर संरचनात्मक प्रोटीन बाहर निकलते रहते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, कोलेजन बोलते हैं। अब ये कोलेजन काम क्या करते हैं? ये कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पावर यानी शक्ति प्रदान करते हैं, प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं, और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं कि जो संयोजी उत्तक होता है, ठीक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है, उनमें अंतर कोशिकीय आध्रात्रिक होती है, ठीक है। जो आपका यानी ये कहना चाहता है कि जो आपका संयोजी उत्तक होता है उनकी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, उनकी सेल कहाँ पे पाई जाती हैं? तो अंतर कोशीय आधात्री होती है, मैट्रिक्स होती है, उसमें धसी हुई होती है, उसके अंदर फिट होती हैं एक प्रकार से। यानी कि संयोजी उत्तक होता है, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो गाइज अंतर कोशिकीय आधात्री होती है, यानी कि इंटरसेलुलर आपके मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर धसी होती है, उसके अंदर पाई जाती है। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसके देखिए कौन कौन से एग्जांपल हैं। देखिए अब इसके बाद देखते हैं एक एक के बारे में। तो पहला देखते हैं कार्डिएज। तो देख कार्डिएज क्या होता है? कार्डिएज क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनको आप आसानी से घुमा सकते हैं। तो पहला टाइप हम देखते हैं, इसको बोलते हैं कार्डिएज। तो कार्डिएज क्या होता है गाइज? जैसे आपको पता नाक होती है, नाक को आप पकड़ के घुमा सकते हो, कान होते हैं, कान को ऐंठ सकते हो, मोड़ सकते हो ना, कंठ होता है हमारे गले में, ठीक है, उसको आप थोड़ा घुमा सकते हो। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, तो वो आपके कार्टिएज के बने होते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य के नाक, ठीक है, बाहरी कर्ण, उसकी संधियाँ अस्थियाँ की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद में कंठ है, श्वास नली है, ये आपके कार्टिएज की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हमारा जो नाक होता है, कान होता है, उसको आसानी से मरोड़ सकते हैं। क्यों मरोड़ सकते हैं? क्योंकि वो किसके बने होते हैं? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके कार्टिएज यानी कि उपास्थि के बने हुए होते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे को बोलते हैं अस्थि यानी कि हड्डियां। अब देखिए हड्डियों के बारे में दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए जो उपास्थि होती है वो एक प्रकार का खनिज युक्त संयोजी उत्तक होता है, मतलब उन्हें मिनरल्स पाए जाते हैं। है तो कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन इनके अंदर आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, जो आपकी हड्डियां होती हैं क्या करती हैं, ये शरीर के विभिन्न कोमल अंगों को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती हैं, ठीक है, और ये उत्तकों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है हड्डियों के बारे में कि दो हड्डियां, दो अस्थियां आपस में किससे जुड़ी हुई होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत बार पूछा गया है 2018 में कि 2 हड्डियां होती हैं, 2 अस्थियां होती हैं, वो आपके किससे जुड़ी होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है 2 हड्डियां स्नायु बंधन यानी कि लीगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किससे जुड़ी होती हैं? 2 हड्डियां आपस में लीगामेंट से। चलिए, इसका जो अगला प्रकार होता है वो आपका होता है वसा उत्तक। ठीक है, वसा उत्तक। तो वसा उत्तक क्या होता है? इसको बोलते हैं फैट टिश्यू। तो देखिए, फैट टिश्यू हमारे शरीर में क्या होता है कि वसा का संग्रहण करता है। हमारे शरीर में जो फैट होती है उसका स्टोर करने का काम होता है वसा उत्तक का। और जो वसा उत्तक होता है उन्हें कुचालक, ठीक है, इन्हें ऊष्मा का कुचालक उत्तक भी बोला जाता है। मतलब ये करते हैं, फैट हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर पाई जाती है। तो जिससे क्या होता है, हमारी हड्डियां होती हैं उनके अंदर टेम्परेचर नहीं पहुंचता है, मतलब ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये मतलब कुचालक बना देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वसा उत्तक होते हैं वो उसमें कुचालक होते हैं। चलिए, इसके बाद देखते हैं ब्लड के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, जो ब्लड होता है हमारा, तो ब्लड होता है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन ये कैसा होता है? तरल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 2018 में कि ब्लड होता है वो किस प्रकार का उत्तक होता है। तो आपको ध्यान रखना है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब तरल संयोजी उत्तक होता है। इसमें आपके प्लाज्मा, रक्त का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और विमाणु पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इसको हम आपको जो आगे के जो लेक्चर आएंगे हमारे, उसमें पूरा डिटेल से बताऊंगा ब्लड के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, पूरी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ शॉर्ट में जानते हैं क्योंकि यहाँ पर टिश्यू चल रहा है, उसके बारे में देखेंगे। ब्लड के बारे में अलग से एक चैप्टर है, तो वहाँ मैं आपको बहुत डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, जो ब्लड होता है इसका काम भी बहुत सारे काम है। यहाँ पे एक छोटा सा काम दे रखा है कि ये विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है, लेकिन ब्लड के बहुत सारे कार्य हैं। सारे कार्य मैं आपको उस टाइम में बताऊंगा। अब इसके बारे में एक इसका जो उत्तक होता है वो होता है एरियोलर उत्तक। तो चलिए, एरियोलर उत्तक के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा आगे मैंने लिख रखा है, या मिस हो गया था, आपको पता है मैंने 2-3 जो बुक है उनके बारे में देखा, तो यहाँ पर एरियोलर उत्तक मेरे को अलग बुक में मिला था, तो उसका मैंने फिर अलग से लिखा। तो एरियोलर उत्तक है, उसके बारे में आपको बताऊँ एरियोलर उत्तक होता है क्या। देखिए, तो एरियोलर उत्तक होता है, ये भी आपका एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि कौन सा उत्तक त्वचा होती है, इनकी स्किन होती है, और जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती हैं, उसके अंदर पाया जाता है। कौन सा उत्तक होता है जो स्किन और मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है? 2018 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो एरियोलर उत्तक आपकी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगली इसके बारे में चीज़ है कि यह उत्तक शरीर के आंतरिक जो अंग होते हैं, यानी कि हमारे इंटरनल जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनके भी जो जगह होती हैं उसको भी भरने का काम भी आपका एरियोलर उत्तक करता है। इसके अलावा इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है कि आंतरिक अंगों की मरम्मत कौन करता है? इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी मरम्मत, रिपेयर कौन करता है? तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा एरियोलर उत्तक। ठीक है, इसके अलावा गाइज, आंतरिक अंगों को सहारा कौन प्रदान करता है? तो इसका भी राइट आंसर आ जाएगा एरियोलर। तो एरियोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि त्वचा और मांसपेशी के बीच पाया जाता है। दूसरा, आंतरिक अंगों के खाली जगह को भरता है। तीसरा, मरम्मत कौन करता है आंतरिक अंगों की? एरियोलर। इसके अलावा आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान कौन करता है? एरियोलर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल देखिए, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, और नस यानी कि वेन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, हमने यहाँ पर देख लिया था, हमने यहाँ पर जो यहाँ तक देख लिया। अब देखिए, इसका तीसरा जो प्रकार है वो होता है पेशी होता है कि नहीं, मस्कुलर टिश्यू। अब देखिए, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, तो ये जो उत्तक होता है वो लंबे होते हैं तथा बेलनाकार तंतुओं से बने होते हैं, यानी कि मस्कुलर फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो प्रत्येक जो आपका फाइबर्स होता है उसमें आपके पेशी तंतु पाए जाते हैं, मायो फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये क्या करते हैं? तो ये जो आपके टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो आपके उद्दीपन के कारण संकुचित होते हैं और एक असंकुचित होते हैं। मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे अंग ऐसे पाए जाते हैं जो समय समय पर बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वापस छोटे हो जाते हैं। मतलब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, मतलब बड़ा होना, छोटा होना, यानी कि संकुचन होना और असंकुचन होना, ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो उसके लिए आपका जो पेशी उत्तक होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो उत्तरदायी होता है। तो देखिए, एक एक के बारे में हम देखते हैं। तो पहला होता है जिसको बोलते हैं कंकाल टिश्यू, मतलब स्केलेटल मसल। अब देखिए, इस उत्तक का दूसरा नाम भी होता है, इस उत्तक को आपके ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं, रेखीय पेशी भी बोला जाता है। तो जो कंकाल पेशी होता है उसका नाम कई है, कंकाल पेशी है, ऐच्छिक पेशी है और रैखिक पेशी है। चलिए अगला देखते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम देखते हैं। देखिए, तो ये पेशियाँ मुख्यतः कंकाल की अस्थियों में जुड़ी होती है। जो कंकाल पेशी होती है वो कहाँ पाई जाती है? जो कंकाल जो होता है उसके अंदर पाई जाती हैं, और इन पेशियों में धारियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? धारियाँ, मतलब ऐसे बीच बीच स्क्रेच से पाए जाते हैं, तो इन धारियाँ पाई जाती है ना। ये आपको ध्यान रखना, तो पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो पेशी होती हैं उनमें धारियाँ पाई जाती है। तो आपके जो कंकाल पेशी हैं इनमें धारियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? रेखित पेशी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेखित पेशी भी बोला जाता है। अब देखिए,
जो कंकाल पेशी है वो मेनली कहाँ पाई जाती है, तो हमारे शरीर में ऐसे जो भी अंग होते हैं जो हम अब अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, यानी कि ऐच्छिक जो पेशियाँ होती है, ऐच्छिक अंग होते हैं, ठीक है, उनमें आपके कंकाल पेशी पाई जाती है। जैसे आपको पता है हमारे हाथ पैर, ठीक है, हाथ पैर हमारी इच्छा से काम करते हैं ना, आपको पता है कोई भी चीज़ उठानी है तो हम खुद उठा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारा शरीर अपने आप ही कहीं चल दिया हो या अपने आप हमारा हाथ उठ के किसी को थप्पड़ लगा दिया हो, तो ऐसा नहीं है। हमारे हाथ पैर है वो आपके ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं, मतलब ऐच्छिक काम होते हैं। तो कंकाल पेशी होती हैं वो गाइस क्या करती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं करती हैं। तो ऐच्छिक क्रियाओं के लिए आपका कंकाल पेशी जिम्मेदार होता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐच्छिक क्रियाओं के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, तो आपको ऑप्शन में देखना है। अगर कंकाल पेशी है तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आपको पेशी ऊतक देखना है कि मसल टिश्यू देखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा। तो दूसरा ऊतक का जिसको बोलते हैं चिकनी पेशी ऊतक, तो इसको बोलते हैं स्मूथ मसल टिश्यू। तो देखिए ये क्या काम करता है, ये जो टिश्यू होता है वो हमारे शरीर में जो आंतरिक अंग होते हैं ना उनके अंदर क्या करता है, जैसे कि आहार नाल होती है या जनन मार्ग जो होता है उनमें संकुचन करता है। क्या करता है, संकुचन करता है, मतलब फैलाव होता है या संकुचन करना है, फैलाना होता है, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। और इस ऊतक में आपके धारियाँ नहीं पाई जाती, मतलब ऐसे बीच बीच में धारियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इस ऊतक को क्या बोलते हैं गाइस, अरेखित पेशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरेखित भी बोलते हैं। अब देखिए ये जो ऊतक होते हैं ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पर आपके अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, मतलब ऐसे कार्य जो हम अपनी इच्छाओं से नहीं करते हैं, ऐसी जगह पर ये ऊतक पाए जाते हैं। देखिए जैसे कि आंखों की पलक होती है, आंखों की पलक हमारी इच्छा से नहीं झपकती है ना, ये तो हालांकि हम कुछ देर तक अपनी आंखों की पलक को रख सकते हैं कंट्रोल करके, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये हमारी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मूत्र वाहिनी है, आपको टॉयलेट लग रहा है तो कितनी देर रोकोगे, तो आपको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये आपके होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, कंट्रोल में नहीं है हमारे। इसके अलावा फेफड़ों में श्वसन है, फेफड़ों में आपको होता है श्वसन जो हम करते हैं, ठीक है। तो श्वसन आप हो सकता है कि 1 मिनट तक रोक सको, 2 मिनट तक रोक सको, लेकिन ऐसा तो नहीं कि परमानेंट रोक के रख लो, ठीक है, आपके श्वसन को। तो ये भी हमारे बस में नहीं है। तो ऐसे कार्य जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाओं को हेल्प कौन करता है, चिकनी पेशियां, ठीक, कौन करता है, स्मूथ मसल। अगर ऐसे ये ऑप्शन नहीं तो आपको ध्यान रखना है मसल यानी कि पेशी ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो इसका प्रकार होता है गाइस वो होता है हृदय पेशी। क्या होता है, हृदय पेशी, इनको बोलते हैं कार्डियक मसल। अब देखिए, अब जो कार्डियक मसल होता है मेन रूप से आपकी जो हृदय होता है हार्ट में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमारा जो हार्ट होता है किस प्रकार की ऊतक से बना होता है। तो आपको ध्यान रखना है हृदय जो होता है वो कार्डियक ऊतक से बना होता है, मतलब कार्डियक मसल ऊतक से बना होता है। और ये भी आपके अनैच्छिक क्रिया होती है, मतलब आप हृदय की धड़कन को नहीं रोक सकते, मतलब ये भी आपके अनैच्छिक क्रिया होती है, उसके अंदर आपके टिश्यू पाया जाता है। चलिए लास्ट जो टिश्यू है वो आपका होता है तंत्रिका ऊतक, जिसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। आप देखिए नर्वस टिश्यू के बारे में अलग से, ठीक है, एक चैप्टर उसके बारे में आपको और डिटेल से बताऊंगा, पूरा न्यूरॉन के बारे में कैसे कैसे कार्य होता है, कितने भाग होते हैं। बस हम सिर्फ यहाँ टिश्यू के बारे में देखेंगे, टिश्यू ग्रुप में कैसे वर्क करता है। तो हमारे शरीर में जो संवेदनाएं होती है, संवेदना का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके किसी ने, कोई मधुमक्खी ने आपको काट लिया, तो आपको पता लग जाता है कि मधुमक्खी ने इसी जगह पे काट लिया है, ठीक है। आपको किसी व्यक्ति ने टच किया तो आपको पता लग जाता है ना कि इस जगह टच किया है। तो ये जो पता लगता है ना हमको कि हमारे शरीर के किस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है, तो वो संवेदनाओं के माध्यम से होती है। तो संवेदनाओं को कंट्रोल कौन करता है, तंत्रिका ऊतक। तो देखिए तंत्रिका ऊतक उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाली अनुक्रिया के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। और ये ऊतक जो होते हैं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए, जो तंत्रिका कोशिका होती है, मैंने आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब बताया था हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, यानी कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो आपकी होती है तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूरॉन होती है, उसमें उत्पन्न होने वाले जो उद्दीपन होते हैं, यानी कि संकेत होते हैं, वो विद्युत तथा रासायनिक संकेत रूप में कार्य करते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, आवेगनिक इम्पल्स। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में आपको आगे जब कराऊंगा और डिटेल से बता दूंगा न्यूरॉन के बारे में पूरी चीज़ें, ठीक है। तो भला आपको फिलहाल बस ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है ऊतक के बारे में। चलिए अब मेनली डिफरेंट मैं आपको बताता हूँ कि जो सरल टिश्यू होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उनमें डिफरेंट क्या होता है मेनली, ठीक है। तो देखिए जो सरल ऊतक होते हैं उनमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है, एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है। लेकिन जो जटिल ऊतक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, उनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। दूसरा जो सरल ऊतक है उसके उदाहरण है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये क्वेश्चन गाइस बहुत बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सरल ऊतक नहीं है। तो 3 सरल ऊतक होते हैं, पेरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, आपको ध्यान रखना है। और जटिल ऊतक होते हैं 2, जाइलम और फ्लोएम। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछे कौन सा सरल ऊतक है तो 3 सरल ऊतक ये हैं, अगर चौथा कोई सब दे रखा तो फिर आपको हटा देना है, ठीक है। और जटिल ऊतक आपके होते हैं 2, जाइलम और फ्लोएम, इसके अलावा कोई सब दे रखा तो उसको क्रॉस कर देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि कौन सा ऊतक आपके सरल ऊतक नहीं है, तो आपको 3 ऊतक होते हैं, इनके अलावा अगर आपको कोई दे रखा तो उसका आप ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो आपका कोलेनकाइमा होते हैं, इनके जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसके आधार पर ऊतक होते हैं, उनको डिफरेंट देखते हैं। आपने देखा होगा बीच बीच में मैंने आपको बताया था कि उस ऊतक में जो कोशिका भित्ति होती है लिग्निन की बने होती है, इस ऊतक में आपके पैक्टिन की बने होती है। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ फॉर्म में बता देता हूँ। देखिए जो पेरेन्काइमा होता है ना, पेरेन्काइमा, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इसके बाद में जो कोलेनकाइमा होती है, इसकी बनी होती है आपके सेल्यूलोज की और पैक्टिन की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की और पैक्टिन की। और तीसरा जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, इसकी बनी होती है लिग्निन की। तो ये आपके तीनों डिफरेंट है। क्या है? तीनों में डिफरेंट है। जो पेरेन्काइमा होता है, इसकी बनी होती है सेल्यूलोज की। दूसरा कोलेनकाइमा होता है, इसकी बनी होती है सेल्यूलोज की और पैक्टिन की। और स्क्लेरेनकाइमा होती है, इसकी बनी होती है लिग्निन की। तीनों आपके, मैंने आपको तीनों के बारे में डिफरेंस से बता दिया। चलिए अब हम टिश्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टिश्यू से रिलेटेड है, जो इस जो लेक्चर में जो कवर नहीं हुए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी हैं, तो फिर नोट्स बनाए थे, तो वहाँ जगह नहीं आपको पता है बीच में, तो उनको मैं वीडियो लास्ट में आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला, जो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारी जो कोशिकाएं होती है, कोई सी कोशिका आप उठा के देख लो, तो उसकी जो बाहरी परत होती है, यानी कि आउटर जो साइड होती है, बाहरी जो परत होती है, बाहरी आवरण पाया जाता है, वो किसका बना होता है? तो वो आपका बना होता है एपिडर्मस का। किसका बना होता है? एपिडर्मस का बना हुआ होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र जो पौधे पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं जीरोफाइटा, ठीक है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनको बोलते हैं जीरोफाइटा। तो उनमें क्या होता है गाइस, जो एपिडर्मिस होती है ना, वो मोटी पाई जाती है। मतलब उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो बाहरी परत होती है मोटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि आपको पता है मरुस्थल जो होता है उसके अंदर पानी नहीं पाया जाता। मरुस्थल के अंदर गाइस पानी नहीं पाया जाता। तो क्या होता है कि वहाँ पानी को बचाने के लिए, मतलब पानी बर्बाद ना हो, पानी पहले ही कम होता है पेड़ पौधों में, तो पानी ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर ना निकले, इसके लिए क्या होता है, वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं उन पे एपिडर्मिस जो होती है, उसकी जो परत होती है, लेयर होती है, बहुत ही मोटी होती है, थिन पाई जाती है, बहुत ही मोटी पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जो परत होती है वो एपिडर्मिस क्यों मोटी क्यों पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है पानी के क्षय को बचाने के लिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एपिडर्मल कोशिका होती है वो आपके, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिडर्मल कोशिका होती है जो पौधों की बाह्य सतह होती है ना, उस पर एक मोम जैसी परत बनाती है और वो क्या करती है, जल के क्षय को रोकती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एपिडर्मल जो कोशिका होती है वो आपके पेड़ पौधों की सतह पर एक मोम जैसी संरचना बनाती है, जो क्या काम आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना कि आपको जो मोम जैसी परत होती है ना, वो एपिडर्मिस ही बनाती है और वो क्या करती है, पेड़ पौधों में जो पानी होता है उसके वाष्पीकरण को रोकने के लिए ये चीज़ करती हैं। चलिए इसके अलावा देखिए, इसके अलावा पेड़ पौधों की एपिडर्मिस छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे के जो एपिडर्मिस होते हैं, आप पत्तियों पे देखोगे या उसके किसी भाग में देखेंगे तो एपिडर्मिस जहाँ पाया जाता है ना, उसकी जो बाहरी सतह पाई जाती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। बहुत बार पूछा गया 2018 में, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं एपिडर्मिस की सतह पर, उन्हें क्या बोला जाता है? तो गाइज उन्हें बोला जाता है स्टोमेटा, यानी कि रंध्र इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंध्र उनको बोला जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रंध्र जो होता है, स्टोमेटा होता है, कार्य क्या होता है। तो गाइस स्टोमेटा जो होता है, रंध्र जो होता है, उसका कार्य क्या होता है? तो पहला कि वायुमंडल से गैसों का विनिमय करना, ठीक है। वायुमंडल से जो गैसें होती हैं उनका विनिमय करना, यानी कि ट्रांसप्लांट करना। दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को करना, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो होती है पेड़ पौधों में वो आपके स्टोमेटा के माध्यम से ही होती है। यानी कि स्टोमेटा होता है, छिद्र जो होते हैं उनके माध्यम से जो पेड़ पौधे हैं अपने शरीर से अनावश्यक जो पानी है उसको बाहर निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी बाहरी सतह पर एक परत होती है जो जल का अवरोध करती है। उस परत किसकी बनी होती है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया 2018 में कि जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं उनकी बाहरी सतह पर एक परत होती है जो पानी को रोकती है। तो परत किसकी बनी होती है? तो ये आपके बनते हैं क्यूटीन की। किसकी होती है? क्यूटीन की। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन एक और है कि जो कोर्क जो होता है, कोर को जो होता है उसकी छाल पर गाइज
कौन सा रसायन होता है जो छालों को हवा से और पानी से बचाता है। ये क्वेश्चन भी 2018 में बहुत बार पूछा गया है। जो कॉर्क होता है उसकी जो छाल होती है, यानी कि उसकी जो परत होती है, उसके ऊपर जो पानी होती है और हवा होती है वो अंदर प्रवेश ना कर पाए, मतलब अभेगी का मतलब होता है कि उसको एक तरह से रोकना, अंदर जाने से रोकना। तो कौन रोकता है, तो आपको जानना है सुबेरिन। सुबेरिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, सुबेरिन नाम का एक रसायन पाया जाता है। तो वो आपके क्या करता है गाइस, कोर की जो छाल होती है उसको क्या करता है, रोकता है, ताकि अंदर कोई पानी और हवा आपके प्रवेश ना कर पाए। तो गाइज ये था बड़ी मेहनत से जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया है। गाइज बहुत ही मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। तो यार लाइक कर दीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं प्लीज़ उनके साथ शेयर कर दीजिए। तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो को बनाया। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं, एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और ऐसे ही हेल्पफुल आगे का वीडियो आगे का बायोलॉजी का पूरी बायोलॉजी करा दूंगा। ठीक है गाइज, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।